राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले रहे युवा खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की धरती पर हजारों खिलाड़ी खेलेंगे और यह देशभक्ति को बढ़ावा देने के साथ युवा हुनर को पहचानने का बेहतरीन अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के बेहतरीन प्रदर्शन की भी प्रशंसा अपने संबोधन में की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6000 से अधिक युवा एथलीट और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आप सभी एथलीट्स को नेशनल लेवल के खेल की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। साथियों, ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए
स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम से खेल भावना और देशभक्ति की भावना दोनों बुलंद हो, इसी भावना के साथ मैं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। दिल्ली के जसोला क्षेत्र में आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला महाजन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए कहा कि इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा मामलों को सुलझाया जाएगा और उपस्थित महिलाओं को न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण, न्याय और गरिमापूर्ण समाज निर्माण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की महिलाओं के कल्याण हेतु राज्य के महिला आयोग के शीघ्र गठन हेतु दिल्ली सरकार अग्रसर है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जितने भी केसेस पेंडिंग थे उन सबको त्वरित कार्रवाई देते हुए 5 दिन का शिविर यहाँ लगाया है। 1500 के लगभग केसेस हैं और पूरा महिला आयोग की पूरी टीम, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला आयोग की हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ रहेगा और लगातार सुनवाई देते हुए मैक्सिमम केसों को रिजॉल्व करने का काम यहाँ से किया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं समझती हूँ कि वो सभी बहनें जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन सबको न्याय मिलना ही चाहिए और सारी की सारी जो कार्रवाई है वो त्वरित हो रही है। जल्दी से जल्द उनको न्याय मिलने की दिशा में काम हो रहा है। बधाई देती हूँ और इसी तरीके से दिल्ली सरकार भी इसमें सहयोगी बनकर के जितने काम है वो करेंगे और दिल्ली की बहनों के साथ में किसी भी स्तर पे कोई अन्याय ना हो, उनकी सुरक्षा की चिंता, उनको पूरे प्रशासन की मदद मिले, इसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं। इस बात को भी हम तुरंत संज्ञान ले रहे हैं कि महिला आयोग का गठन जल्दी से जल्दी हो ताकि महिलाओं को और बेहतर सुनवाई मिल सके। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच विपक्ष की बयानबाजी को लेकर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधा। उन्होंने इस अवसर पर विपक्षी नेताओं के बर्ताव की पाकिस्तान से तुलना की और कहा कि औपचारिक तौर पर विपक्ष कह रहा है वह सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राफेल की गूंज से पाकिस्तान कांप रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इस विमान और उस पर रक्षा मंत्री द्वारा पूर्व में स्वास्तिक बनाए जाने का मजाक उड़ा रहे हैं। इस समय पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से
द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो। और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि रफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली, राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आज जातिगत जनगणना के संबंध में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला गरीबों की जीत है और कांग्रेस जातिगत जनगणना और उसके परिणाम स्वरूप बनने वाली सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बिहार सहित सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनत कशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी। ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है जिसका समय आ गया है। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। दो विभागों को जिम्मेवारी दी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और जो अर्बन डेवलपमेंट है, शहर और गांव की जातिगत जनगणना की। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को 19 मई 2011 को निर्णय हुआ, शुरुआत हो गई। 3 जुलाई 2015 को रिपोर्ट आ गई। परंतु एक षड्यंत्र के तहत सरकार ने जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। यह लड़ाई 15 साल से चल रही है और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। तो हमारा अब केवल आपसे यह कहना है साथियों कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने 2019
लोकसभा 2024 लोकसभा दोनों चुनावी घोषणा पत्रों में यह मांग प्रमुखता से रखी। पिछले एक दशक से राहुल जी ने ये मांग उठाई और वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो जो हमारे प्रांत से भी निकली, उसमें सबसे जो प्रमुख नारा था वो था गिनती करो, हक दो, हिस्सेदार बनाओ। और कांग्रेस के लिए इसलिए ये समाज का एक ऐसा एक्सरे है जिससे सामाजिक समानता, न्याय व सम्मान की ये धुरी है। और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि कांग्रेस का एक एक साथी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेगा भी और हम इसका सही मायनों में बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मॉनसून की आहट को देखते हुए दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी कंट्रोल रूम का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए एनडीएमसी के कंट्रोल रूम की सराहना की और दिल्ली सरकार की तैयारियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल भराव इत्यादि की समस्या के लिए एकीकृत कमांड सेंटर बनाया जाएगा और दिल्ली वासियों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा जो सभी विभागों के संबंध में आने वाली समस्याओं पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। देखिए, दिल्ली का हमारा जो भी विजन है वो ये है, क्योंकि तीनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं, तीनों सरकारों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, अभी कोई भी ब्लेम गेम नहीं चलता है। जो हमने 4 दिन पहले की बारिश देखी उसमें देखा कि हर डिपार्टमेंट के पास में अपने कंप्लेंट सेंटर जो है वहाँ पर कॉल्स जाते हैं, सभी का इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम बने। यहाँ पे एनडीएमसी के जो है बिल्डिंग में, स्मार्ट सिटी में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है जो अभी केवल एनडीएमसी के काम आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, फ्लड और हमारा जल बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट का एक ही कंट्रोल से हम यहाँ पे कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें कि आप इसी नंबर पे अपने वाटर लॉगिंग के लिए, और ये स्पेशली मॉनसून को देख के हम कर रहे हैं, एक ही नंबर हो। अब वो सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग नंबर पे फोन करेंगे क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ये सड़क किसकी है, पीडब्ल्यूडी की है, डीडीए की है, एमसीडी का काम है, जल बोर्ड का काम है। तो लोग एक ही नंबर पे फोन करें और एक ही नंबर से यहाँ से जो से डिपार्टमेंट का काम होगा वहाँ से हम उसको डाइवर्ट कर देंगे, ताकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आकर देखना है फ्लड में या मॉनसून में कहीं पानी भर गया तो वो यहाँ पर बैठें और यहाँ पे पूरी दिल्ली के सारे कैमरे से फीडिंग हो, यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं कितनी कंप्लेंट आ रही है, कहाँ पानी भरा है, और यहाँ से डायरेक्शन उसको दे सकते हैं। जितने हमारे पंप स्टेशन लगे हैं हम सभी को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, सभी को अपने मोबाइल से चलाया जा सकता है। अगर वो चलता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाए, नहीं चल रहा तो रेड रहे, वो सब भी हम इसी कमांड सेंटर से कर सकते हैं। तो पूरे दिल्ली के लिए एक ही कमांड सेंटर हो और एक ही कंप्लेंट नंबर हो, ताकि दिल्ली के लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़े। कहीं भी किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले में, फ्लाईओवर के नीचे, अंडरपास में कोई भी दिक्कत लगती है तो दिल्ली के लोगों को एक ही नंबर हो। जैसे एनडीएमसी का 311 नंबर चलता है तो हम उसी 311 को यूज करके दिल्ली के सारे, दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के, एमसीडी के सारे डिपार्टमेंट के लिए एक ही नंबर को दिल्ली वाले याद रखें और उसी पे कॉल करें और वहां से सारे डिपार्टमेंट को नंबर डाइवर्ट हो जाए। हर डिपार्टमेंट का फीड
हम यहाँ पर दे देंगे कमांड सेंटर में, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पे बैठे होंगे और वो अपने अपने डिपार्टमेंट से काम हुआ या नहीं हुआ वो एक ही जगह से कंट्रोल हो पाएगा, तो दिल्ली को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये हमारा पर्पस था। देखिए ऑलरेडी ये तो कमांड सेंटर चल रहा है, 2-3 दिन में हम एक सारे डिपार्टमेंट के साथ में मीटिंग करेंगे और एजेंसी को काम दे दिया जाएगा। सर्वेयर को अपग्रेड करना है, सभी डिपार्टमेंट की फीड लेनी है, जहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स पर, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाकर सबकी फीड यहां देकर, तो मॉनसून से पहले पहले ये काम हमारा हो जाए ताकि मॉनसून में हमारी तैयारी अच्छे से रहे, ये हमारी कोशिश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रस्तावित 24 प्रस्तावों में से 22 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक के साथ ही राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय सहायता वितरण समारोह के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के 24,695 नए लाभार्थियों को पेंशन वितरण किया गया, जिससे सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूती मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में जो हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय की भावना से जो आज मुआवजा राशि पहुंची है, क्योंकि सरकार की जो सोच है, सरकार लगातार अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाया जाए और उसको परिवार को दिक्कत ना आए, सरकार समय समय पर ऐसे अंत्योदय परिवारों को एक योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचाती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुभारंभ किया था, जो चलाई गई थी, लगातार लोगों तक इसका लाभ पहुंचाते हुए आज इस योजना के तहत 2,286 ऐसे परिवार जिनको 86 करोड़ 93 लाख रुपए की आज आर्थिक सहायता वो दी गई है। ये लाभ क्योंकि परिवार के अंदर कोई प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, जो कमाने वाला है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसी के निमित्त ही आज ये राशि जारी की गई है। और इस दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत हमारे ऐसे लोग जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को इसमें शामिल करके उनको लाभ दिया जाता है। हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4,532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और 1 महाग्राम, इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, आज पोर्टल खोला है। जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम
1,80,000 रुपए से कम है। और इसी प्रकार से आज हमें खुशी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसके तहत पिछले दिनों भी लगभग 41,000 लोगों के खाते में ये पेंशन पहुंचाने का काम किया था। अब गत अप्रैल माह में प्रोएक्टिव मोड में जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन लग जाती है। आज ऐसे अप्रैल माह के 24,695 नए लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हैं, जिनको आज हमने उनके खाते में जो पैसा पहुंचा है, आज उनकी पेंशन लगी है। ऐसे 7,48,00,000 रुपए की राशि उनके खाते में आज पहुंचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोरबा जिले के मदनपुर में आयोजित समाधान शिविर में आम जनता से जनसंवाद किया और सुशासन तिहार के अंतर्गत मिले आवेदनों के निराकरण पर लोगों से फीडबैक लिया। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में आज से सुशासन तिहार का तीसरा चरण प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत प्रदेश भर में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह चरण 5 मई से 31 मई तक चलेगा और इसमें नागरिक अपने पूर्व में किए गए आवेदनों के समाधान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मदनपुर क्लस्टर के आज के ये समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सब कर ले पहले आप मन के जोहार करत हूं, आप मन के मैं अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद 2023 के विधानसभा चुनाव में हमला मिलिस, हमन सरकार बनाएन आपन के आशीर्वाद से, और आज इस सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल हो जाते, और आपन देखा था कि 1.5 साल में चुनाव प्रचार के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलवाए रहे और छत्तीसगढ़ के जनता से वादा करे रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए तो वहां का सब काम होगा। रोला हम मोदी के गारंटी के नाम दे हैं, और आपने देखा था कि 1.5 साल में मोदी के गारंटी पे हमारे जो भी वादा छत्तीसगढ़ के जनता से रही से वो सबला हमन साय साय करत हन कि नहीं। हमारे मंत्री जी बताते रहे कि पिछले सरकार में हमार गरीब मन के मकान नहीं मिले रहे, प्रधानमंत्री आवास, और वो भी थोड़ बन नहीं, 18 लाख गरीब मन वंचित हो गए। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हुई एक गरीब मन के मकान सैंक्शन करना, कह रहे ना। और आप वाला मालूम हुई 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन, और अगले ही दिन, एक दिन के भी देरी के बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर ला पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख जो गरीब मन 5 साल में वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्र में, उनके आवास की स्वीकृति कर दे। हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, सरपंच, उमन मालूम हुई, उमन 24 अप्रैल के जुड़िन हुई राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन में। वो दिन हमारे छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है, तो अभी हर विकास खंड से 10-10 पंचायत के लिए हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।